स्टूडेंट वेलकम बैक टू माय चैनल सम्राट अकेडमी। स्टूडेंट जितने बच्चे क्लास 10th में 2027 बोर्ड का पेपर देने वाले उनके वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यार। आज मैं आप लोगों को हिंदी का एक मॉडल पेपर बताने वाला हूं। बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे सर कि हिंदी का एक ऐसा मॉडल पेपर लेकर आइए ताकि जिससे हम लोग पढ़ के 95% मार्क्स क्लियर कर पाए। तो मेरे प्यार बच्चों, इसमें जितना भी प्रश्न लिया गया ना, सारे के सारे प्रश्न जो है मेरे प्यार जो महत्वपूर्ण है और इसमें से बहुत सारे प्रश्न आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा। इस मॉडल पेपर के या इसको गेस्ट पेपर के, इसको मैंने खुद बनाया अपने हाथों से और इसमें मैंने उन्हीं प्रश्नों को लिया है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आने के चांसेस जिनका सबसे ज्यादा है, उन्हीं प्रश्नों को मैंने लिया है। जो कि कई वर्षों से लगातार जो प्रश्न आप पूछे आ रहे हैं उन प्रश्नों को मैंने पिकअप किया। इसमें कोड हमने रखा है 801 एफडी कोड रखा है। आप लोगों का जो रियल पेपर होगा उसका कोड कुछ अलग होगा। ये मैंने बस आप लोगों को प्रैक्टिस सेट के लिए यह पेपर कोड रखा हुआ है, ठीक है। और 70 नंबर का यह पेपर हमने बनाया है और आपका रियल पेपर भी 70 नंबर का ही आने वाला है। 3 घंटे 15 मिनट लगेगा इस पेपर को आप लोगों को सॉल्व करने के लिए। सबसे पहला जो काम करना है वो अनुक्रमांक और नाम यहाँ पे मेरे प्यार को लिख लेना है। और एक बात आपको ध्यान में रखना है कि पेपर देने से पहले इस मॉडल पेपर को एक बार कम से कम जरूर से जरूर पढ़ के जाना है। आप लोगों को एक बार तो कम से कम पढ़ के जाना ही है। इसके बाद जैसे आप नीचे बढ़ोगे ना तो नीचे आप लोगों को निर्देश देखने को मिलेगा और यह निर्देश बहुत ही ज्यादा कंपल्सरी है पढ़ना आप लोगों को। पहला निर्देश क्या बोल रखा है इसने कि प्रारंभ के 15 मिनट पर छात्रियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। इसका मतलब यह है कि शुरू के 15 मिनट आपको टाइम मिलेगा इस पेपर को पढ़ने के लिए और 3 घंटे में इस पेपर को सॉल्व करना होगा। दूसरा बोला है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। इसमें जितने भी प्रश्न दिए गए ना, सारे के सारे प्रश्न करना अनिवार्य है। तीसरा निर्देश है कि यह प्रश्न पत्र 2 खंडों में खंड अ तथा खंड ब में विभाजित है। यह जो पेपर है 2 खंडों में बना हुआ है। एक तो आएगा सबसे पहले खंड अ, इसके बाद आप लोगों का आएगा खंड ब। इसके बाद अगला अगर निर्देश की अगर हम बात करें तो बोला कि इस प्रश्न पत्र के खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न हैं जिसमें दिए गए 4 विकल्पों में से सही विकल्प का चयन करके OMR उत्तर पत्रक पर नीले अथवा काले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प वाले गोले को अच्छी तरीके से रंग कर देना है। इसका मतलब समझिए पहले कि खंड अ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेगा और इनका उत्तर आप लोगों को OMR शीट पे देना होगा। आप नीले पेन का प्रयोग कीजिए या काले पेन का प्रयोग कीजिए, पेन आपका बॉल पॉइंट पेन होना चाहिए। देखिए जेल वाली पेन का इस्तेमाल आप लोगों को नहीं करना, इस बात को आप लोगों को ध्यान में रखना है। अगला है कि खंड अ के बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु प्रत्येक प्रश्न के लिए 1 अंक निर्धारित है और बहुविकल्पीय प्रश्न हेतु नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है। अतः सभी प्रश्नों के उत्तर देने के प्रयास कीजिए और OMR शीट पर उत्तर देने के पश्चात संबंधित गोले को काटे नहीं तथा इरेजर एवं व्हाइटनर आदि का प्रयोग न करें। इसका मतलब यह है कि खंड में बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे, आपको भी मालूम है 20 बहुविकल्पीय प्रश्न रहेंगे। इसने बोला है कि एक प्रश्न 1 नंबर के लिए पूछा जाएगा, मतलब कि आपके पास 20 प्रश्न रहेंगे जो कि 20 नंबर के लिए पूछा जाएगा खंड अ में। और कह रहा है कि सारे के सारे प्रश्नों का जवाब देना है क्योंकि नकारात्मक अंकन की व्यवस्था नहीं है, इसलिए सारे के सारे प्रश्नों का आप जवाब दीजिए, गलत या सही। और कह रहा है कि एक बार जब आप OMR शीट पर किसी भी उत्तर को रंग देते हो तो न तो उसको काटना है, न तो उसको मिटाना है, न तो व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ठीक है। इसके बाद है कि प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख उनके निर्धारित अंक दिए गए हैं। हर एक प्रश्न के आगे लिखा हुआ मिलेगा कि वो प्रश्न 1 नंबर का है या वो प्रश्न 2 नंबर का है या 4 नंबर का है या 6 नंबर का है। जितना भी नंबर का कोई भी प्रश्न होगा ना उसके सामने लिखा हुआ मिलेगा। इसके बाद आता है अगला कि खंड ब में रहेंगे वर्णनात्मक प्रश्न और इसके लिए कुल 50 अंक आप लोगों के लिए निर्धारित रहेगा। खंड अ 20 नंबर का, खंड ब 50 नंबर का। इसके बाद बोला है कि खंड ब के प्रश्नों के उत्तर यथासंभव क्रमानुसार लिखने का प्रयास कीजिए। खंड ब के जितने भी प्रश्न आएंगे उनको आप हमेशा क्रम से लिखना स्टार्ट कीजिए, मतलब प्रश्न चौथा, प्रश्न 5वां, प्रश्न 6 ऐसे लिखना चालू कीजिए, ठीक है। फिर बोला है उसने कि जो प्रश्न नहीं आता उस पर समय नष्ट मत कीजिए, मतलब जो प्रश्न नहीं आ रहा उस पर समय नष्ट करने की कोई जरूरत नहीं, आगे बढ़ जाइए। इसके बाद है वर्णनात्मक प्रश्नों के उत्तर देते समय सुंदर, स्पष्ट व पठनीय लेखन पर विशेष ध्यान दीजिए। कह रहा है कि वर्णनात्मक प्रश्न जब भी करने जा रहे हो ना, बोर्ड एग्जाम की कॉपी पे लिखना जा रहे हो तो हो सके तो अच्छा लिखिए और अगर आपकी राइटिंग अच्छा नहीं है तो इतना बढ़िया से लिखिए कि एग्जामिनर उसको पढ़ पाए, ठीक है। स्पष्ट रूप से लिखिए उसको। पेपर देखिए यहां से स्टार्ट हो रहा है। सबसे पहले आएगा खंड अ और खंड अ में रहेंगे बहुविकल्पीय प्रश्न। तो टोटल 20 बहुविकल्पीय प्रश्न आपके एग्जाम में आने वाला है और आज की इस मॉडल पेपर में हमने जो प्रश्न लिया ना सारे के सारे बेस्ट हैं, सारे के सारे बेस्ट हैं, समझ लीजिए, जो कि इस बार आपके एग्जाम में आने वाले हैं। तो पहला प्रश्न देखो क्या है, बोला है पहला प्रश्न, ध्यान से आप इसको पढ़िए और ध्यान से इसको समझिए और याद करके जाइएगा इसको कि बादल की मृत्यु नाटक किसका है। लो भाई बहुत प्यारा प्रश्न पहला ही आ गया कि बादल की मृत्यु जो है वह नाटक किसका है, ठीक है। तो मेरे प्यार जो किसका है याद कर लो, कभी भूलना मत। ऑप्शन नंबर डी
राम कुमार वर्मा जी का, याद कर लो 2027 में यह प्रश्न देखने को मिल सकता है। इसके बाद देखो दूसरा है कि जयशंकर प्रसाद के नाटक हैं। तो जयशंकर प्रसाद के नाटक कौन है? यहाँ पे आपके पास 4 ऑप्शन है, ठीक है, आपके पास 4 ऑप्शन दिया गया है। अब ध्यान से आप लोग समझना है यहाँ पे, चंद्रगुप्त, तो चंद्रगुप्त है ही, स्कंद गुप्त भी है, और साथ ही साथ अजात शत्रु, ये तीनों के तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी के हैं। इसलिए आप पहला दूसरा चौथा, तो पहला दूसरा चौथा बी वाला जो होगा राइट आंसर हो जाएगा। अब इस तरह के प्रश्न आ रहे हैं मेरे प्यारों बच्चों, अब इस तरह का प्रश्न पूछा जा रहा है आपके पेपर में। इसके बाद तीसरा प्रश्न देखो क्या है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक कृति की विधा है। बहुत प्यारा प्रश्न है कि तंत्रालोक से यंत्रालोक तक की जो कृति है वो कृति किस विधा की कृति है, प्रश्न में ये पूछ लिया है आपसे। तो मेरे प्यारों बच्चों वो है आपका यात्रा साहित्य। क्या? यात्रा साहित्य, ये वाला जो है बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे है चौथा प्रश्न है कि अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो अतीत के चलचित्र किसकी रचना है? तो मेरे प्यारों बच्चों ये आप लोगों का महादेवी वर्मा का, याद कर लेना, भूलना मत इसको। सी वाला जो है राइट आंसर हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है कि मेरी आत्म कहानी किसकी आत्मकथा है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न आ गया। तो मेरे प्यार जो मेरी आत्मकथा जो कहानी है वह किसकी आत्मकथा है? वह आपका डॉक्टर श्याम सुंदर दास, याद कर लो, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मतलब बी वाला जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। मेरी आत्मकहानी किसकी आत्मकथा है? तो डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी की। आगे चलो, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6। देखो प्रश्न संख्या 6 क्या है, कह रहा है कि कवि उनकी रचनाओं से पूर्णतः सही मिलान करके विकल्प का चयन करना है। देखो बहुत प्यारा प्रश्न आ गया, प्रश्न संख्या 6। अब देखो क्या होगा राइट आंसर, बोला है कि केशव, तो केशव किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? तो केशव की अगर रचना की अगर हम बात करें तो वह है आपके केशव की रामचंद्रिका। मतलब पहले का तीसरा मिल गया, पहले का क्या मिल गया? तीसरा मिल गया। दूसरा क्या? देव, तो देव के सबको मालूम है कि भाव विलास, तो देव का दूसरा ही रहने वाला है भाव विलास। तो यहीं से चेक करते हैं, पहले का तीसरा, पहले का तीसरा इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी, इसमें नहीं है, तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो सकता है, मतलब तीनों में से हो सकता है, ठीक। दूसरा का दूसरा, दूसरा का दूसरा इसमें भी है, दूसरा का दूसरा इसमें नहीं है, मतलब ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, ये वाला भी ऑप्शन नहीं होगा। दूसरा का दूसरा इसमें भी है, दूसरा का दूसरा इसमें भी है। मतलब चलो एक और देखते हैं, भूषण। तो भूषण की अगर हम रचना की बात करें तो वो है आपका शिवा बावनी। भूषण जी की क्या है? शिवा बावनी। मतलब तीसरे का पहला किस में देख रहा है? देखो तीसरे का पहला और चौथे का चौथा हो जाएगा। मतलब कि डी वाला जो है वो हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर। डी वाला बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब केशव की रचना है रामचंद्रिका, देव की है भाव विलास, भूषण की है शिवा बावनी और मतीराम जी की है रसराज। याद कर लो, ठीक है। यहां से 1 नंबर। मैंने कहा ना कि पेपर का पैटर्न अब चेंज हो गया है। 2026 में आपने देखा ना कि किस प्रकार का प्रश्न पूछा गया था, अब उस लेवल का 2027 में आपका आने वाला है। इस तरह का एक प्रश्न 100% आपके पेपर में आएगा, लिख लो, अभी मैं बता रहा हूं। इसके बाद है आप लोगों का 7वां प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है? अब बोला है कि कौन सा कवि रीतिकाल के अंतर्गत वीर रस का कवि नहीं है। यह भी प्रश्न कितने नंबर के लिए? 1 नंबर के लिए। तो वह है आपके बिहारी लाल जी। ये वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी के साथ 8वां प्रश्न देखो, राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो राम की शक्ति पूजा किसकी रचना है मेरे प्यारे बच्चों? वह है आपका सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। तो सी वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, प्रश्न संख्या 9 देखो, कह रहा है कि गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है? 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो गीत फरोश काव्य संग्रह किसका है मेरे प्यारे बच्चों? तो वह है आप लोगों का भवानी प्रसाद मिश्र जी की। यहाँ पे सी वाला जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 10वां है कि दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष है। बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से एक प्रश्न बनता ही बनता है। तो दूसरा सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या है मेरे प्यारे बच्चों? तो 1951। 1951 बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है कि हास किस रस का अस्थायी भाव होता है? तो हास रस का अस्थायी भाव मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है? हास से होता है। मतलब ए वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता है। यह भी हर साल आता है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 12। देखो क्वेश्चन नंबर 12 क्या बोला है उसको ध्यान से पढ़ते हैं। कह रहा है कि सुख चपला सा दुख धन में उलझा है चंचल मन कुरंग, उपयुक्त पंक्तियों के रेखांकित अंश में कौन सा अलंकार है? यह पूछा है। 1 नंबर के लिए भी प्रश्न है। मतलब इसमें कौन सा जो आपका दुख धन
मन कुरंग, इसमें कौन सा अलंकार का प्रयोग किया गया, प्रश्न में ये पूछा है। तो इसमें जो है मेरे प्यार बच्चों उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। ये वाला जो होगा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। 13वां है कि दोहा किस प्रकार का मात्रिक छंद है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो दोहा तो अर्ध समात्रिक छंद होता है, मतलब बी वाला अर्ध सम, ठीक है, बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 14वां प्रश्न है कि अभ्यागत में उपयुक्त उपसर्ग 1 नंबर के लिए। तो देखो अभ्यागत को अगर आप तोड़ोगे तो यह टूटेगा अभिधन आगत के रूप में, ठीक है, इसको तोड़ोगे जब ना तो यह टूटेगा अभिधन आगत के रूप में टूटेगा, अभिधन आगत के रूप में। तो उपसर्ग क्या होता है, जो आगे जुड़ता है, आगे क्या जुड़ा है, अभी, तो अभी मतलब डी, डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 15 देख लो, कह रहा है कि कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो कृष्ण सर्प में कौन सा समास है, तो मेरे प्यार बच्चों इसमें आप लोगों का कर्मधारय समास, ए वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद आता है प्रश्न संख्या 16। प्रश्न संख्या 16 क्या है कि समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो समुद्र का पर्यायवाची शब्द कौन नहीं है, तो वो है आप लोगों का जलद। जलद जो है वो समुद्र का पर्यायवाची शब्द नहीं है, बाकी जल्दी, पारावार, निर्निधि, ये सब जो है समुद्र का पर्यायवाची शब्द होते हैं। इसके बाद 17वां कि तद स्त्रीलिंग सर्वनाम शब्द का तृतीय विभक्ति बहुवचन रूप होगा, 1 नंबर के। यहाँ से प्रश्न फिक्स होता है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। तद शब्द का यहाँ पे तृतीय विभक्ति बहुवचन का रूप होगा, यह प्रश्न पूछा है ना, तो हो जाएगा आप लोगों का ताभी। मतलब तद जो युष्मत शब्द होता है, यहाँ से एक प्रश्न बनना अनिवार्य होता है, बनेगा इस बार भी। इसके बाद 18वां है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, अर्थ के आधार पर किस प्रकार का वाक्य है, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो देखो कह रहा है कि आपकी यात्रा मंगलमय हो, ठीक है, किस प्रकार का वाक्य है, तो इच्छार्थ वाक्य है। कैसा, इच्छार्थ वाक्य है, इसलिए क्या हो जाएगा, डी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं प्रश्न संख्या 19 की तरफ। देखो प्रश्न संख्या 19 क्या है उसको ध्यान में रखो। कह रहा है कि वह शांत नहीं रहता, इसका भाववाच्य में परिवर्तन होगा, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। तो वह शांत नहीं रहता, इसका भाववाच्य में परिवर्तन क्या होगा, तो यह हो जाएगा कि उससे शांत नहीं रहा जाता है, उससे शांत नहीं रहा जाता है, मतलब बी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 20वां प्रश्न है कि हम अपने देश पर मर मिटेंगे, 1 नंबर के लिए प्रश्न है। और बोला कि वाक्य में रेखांकित पद हम का परिचय, मतलब हम क्या है, तो हम क्या है मेरे प्यार बच्चों, जैसे होता है ना कि वी मतलब होता है हम, वी क्या होता है, प्रोनाउन, प्रोनाउन को हिंदी में क्या बोलते हैं, सर्वनाम। तो सी वाला जो होगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 20 के 20 ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको जरूर से जरूर तैयार करके एग्जाम में जाना, बता देता हूं आप लोगों को। यहां से स्टार्ट होगा आप लोगों का खंड ब, और खंड ब में रहेंगे आपके वर्णात्मक प्रश्न, खंड ब में क्या रहेंगे, वर्णात्मक प्रश्न। अब ध्यान से देखना, यहां से स्टार्ट है। सबसे पहले आएगा प्रश्न संख्या पहला, और पहला का क दिया है और बोला है कि निम्नलिखित में से किसी एक गद्यांश पर आधारित दिए गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। गद्यांश आ गया है, पहले का क जो है वो गद्यांश आ गया है। और गद्यांश कितने नंबर के लिए देता है, तो देखो 6 नंबर के लिए गद्यांश देता है, ठीक है। 2 गद्यांश देता है, एक आपका क वाला दिया है और कह रहा है कि क वाला नहीं कर पाओगे तो पीछे अथवा करके ख वाला दिया गया है। दोनों में से एग्जाम में कोई एक ही करना होता है, हालांकि यह मॉडल पेपर है इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट है, दोनों तैयार करके जाना है। मैं दोनों का आंसर बताऊंगा। पहले क वाला का देखो, क वाला का सोल्यूशन देखो क्या है कि हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा है। जहां जहां हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसमें मुख्य स्थान दिया गया है। अहिंसा का दूसरा नाम, दूसरा रूप त्याग, और हिंसा का दूसरा रूप या नाम स्वार्थ, जो बहुत करके भोग के रूप में हमारे सामने आता है। पर हमारी सभ्यता ने तो भोग भी त्याग से ही निकाला है और भोग भी त्याग में ही पाया है। तो कह रहा है कि ऋतु कहती है कि तन व्यत्यन भुज्यर्था, इसी के द्वारा हम व्यक्ति व्यक्ति के बीच का विरोध, व्यक्ति और समाज के बीच का विरोध, समाज और समाज के बीच का विरोध, देश और देश के बीच के विरोध को मिटाना चाहते हैं। हमारी सारी नैतिक चेतना इसी तत्व से ओतप्रोत है। अब इसके नीचे 3 प्रश्न है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। तो पहला है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, कितना नंबर मिलेगा, 2 नंबर। चलिए इसका सलूशन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है और इसको तैयार करके आप लोगों को किसी कीमत पे जाना है, ठीक है। तो चलो इसका सलूशन देखते हैं। देखो आगे आप लोगों का खंड ब लिखेंगे, देखो पहले का क, और पहले का क का पहला वाला प्रश्न का है संदर्भ का उत्तर, ठीक है। लिखोगे कि प्रस्तुत हमारी पाठ्य पुस्तक, ठीक है, के गद्य खंड में संकलित, कह रहा है कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित
भारतीय संस्कृति से उद्धृत और इसके लेखक कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। मतलब कि भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है और इसके लेखक कौन है जी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी। बस इतना ही पॉइंट आपको लिखना है, 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा आप लोगों को। इसके बाद है कि हमारी संस्कृति का मूलाधार किसे बताया गया है? 2 नंबर मिलेगा। तो इसका आंसर हम लोग लिखेंगे कि हमारी संस्कृति का जो मूलाधार है वह अहिंसा तत्व को बताया गया है। किसको? अहिंसा तत्व को बताया गया है। ठीक है। इसके बाद देखो तीसरा प्रश्न, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है, यहां से लेके यहां तक अंडरलाइन किया गया ना, इसका हमें क्या करना है? व्याख्या बताना है। अब व्याख्या बताओगे तभी जाके 2 नंबर एग्जाम आप लोगों को और देगा। तो चलिए इसका व्याख्या देख लेते हैं, रेखांकित अंश का व्याख्या। तो तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या, ये तो हेडिंग हो जाएगी। लिखिएगा कि तेन व्यतिक्रेण भुज्यता का अर्थ है कि मनुष्य को त्याग और संतोष की भावना से जीवन जीना चाहिए तथा दूसरों के अधिकारों का सम्मान करना चाहिए। लेखक का उद्देश्य इसी भावना के द्वारा व्यक्ति और समाज और देश के बीच होने वाले विरोध एवं संघर्ष को समाप्त कर प्रेम, सहयोग और भाईचारा स्थापित करना है और यही हमारी नैतिक चेतना का मूल आधार है। यह हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। ठीक है। तो यह वाला प्रश्न आपको क वाला मैंने बता दिया। अगर क वाला नहीं अगर आप कर पाते हो तो अथवा करके ख वाला दिया गया उसको आप कर सकते हो, लेकिन आपको दोनों याद करके जाना है क्योंकि ये पेपर नहीं है रियल, ये मॉडल पेपर है। तो मॉडल पेपर में तो दोनों मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही लिया है। चलिए अब ख वाला देखते हैं। देखो ध्यान से, ख वाला क्या है? यह भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने और जानने समझने को उत्सुक रहा है। जहां तक वह नहीं पहुंच सकता था वहां वह कल्पना के पंखों पर उड़कर पहुंचा। उसकी अनगढ़ और अविश्वसनीय कथाएं उसे सत्य के निकट पहुंचाने में प्रेरणा शक्ति का काम करती रही। ठीक है। अब इसके नीचे भी 3 प्रश्न हैं। ठीक है। पहला है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, 2 नंबर मिलेगा इस पे भी। तो चलिए इसका हम संदर्भ देखते हैं। तो संदर्भ देखो, अथवा वाला लिखा है ना, अथवा का, और यहाँ लिखा है ख वाला। ख का पहला हम देख रहे हैं संदर्भ, नोट करो कि प्रस्तुत कह रहा है कि प्रस्तुत, संदर्भ 2 बार लिख गया है, यहां से लिखोगे कि प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य खंड में संकलित पानी में चंदा और चांद पर आदमी नामक पाठ से लिया गया है और इसके लेखक जयप्रकाश भारती हैं। मतलब पानी में चंदा और चांद पर आदमी जो चैप्टर है उस चैप्टर से लिया गया है और उसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती जी है। इतना ही पॉइंट जैसे मेंशन करोगे एग्जामिनर 2 नंबर तुरंत देगा आपको। दूसरा प्रश्न है कि मानव मन सदैव किसके लिए उत्सुक रहा है? इस पे भी आपको कितना नंबर मिलेगा? 2 नंबर। चलिए इसका उत्तर देखते हैं। तो लिखोगे कि मानव मन सदा से ही अज्ञात के रहस्यों को खोलने तथा उन्हें जानने और समझने के लिए उत्सुक रहा है। 2 नंबर क्लियर हो गया यहां से भी। चलिए अब यह आ गया तीसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर, जहां तक अंडरलाइन किया गया है। तो यहां से लेकर यहां तक अंडरलाइन किया गया है, इन्हीं का हमें क्या बताना है? व्याख्या बताना है। तो चलिए रेखांकित अंश का व्याख्या देखते हैं। तो तीसरा देखो, रेखांकित अंश की व्याख्या लिखेंगे कि लेखक कहता है कि मनुष्य का मन प्राचीन काल से ही नई नई बातों व रहस्यों को जानने के लिए उत्सुक रहा है। ठीक है, उत्सुक, ठीक है, रहा है। फिर लिखेंगे आगे उसी में कि जहां तक संभव हुआ मानव ने अपनी कल्पना द्वारा उसे जानने की चेष्टा की। उसने अज्ञात रहस्यों के विषय में अनेक कल्पनाओं का निर्माण किया, भले ही वे कल्पनाएं निराधार व सत्य से परे हों, परंतु यह उन्हीं कल्पनाओं को साकार करने का प्रयास करता रहा और सत्य के निकट पहुंचने की प्रेरणा प्राप्त करता रहा। यह हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। ठीक है, यहां तक चीजें क्लियर हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अब प्रश्न संख्या दूसरे की तरफ। यह है आप लोगों का प्रश्न संख्या दूसरा। बोला कि निम्नलिखित में से किसी एक पद्यांश पर आधारित सभी प्रश्न के उत्तर देखिए। मतलब अभी हमने क्या दिखा? गद्यांश, अभी आ गया पद्यांश। पद्यांश भी सेम आप लोगों को 6 नंबर के लिए ही होता है। इसके नीचे भी 3 प्रश्न होते हैं, 2-2 नंबर के हिसाब से 6 नंबर एग्जामिनर देता है। इसमें भी आपका एक क वाला है। क वाला अगर नहीं आएगा आप लोगों को तो अथवा करके नीचे दिया है ख वाला कर लीजिएगा। दोनों में से कोई एक ही एग्जाम में करना है आप लोगों को, लेकिन ये मॉडल पेपर है तो इसलिए दोनों इंपॉर्टेंट प्रश्न, इसलिए दोनों तैयार करके आपको एग्जाम में पहुंचना है। देखो पहला क्या है क वाला कि अविगत गति कछु कहत ना आवे, ज्यो गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे, परम स्वाद सब ही सुनिरंतर अमित तोष उपजावे, मन बानी को अगम अगोचर सो जाने जो पावे,
रूप रेख गुण जाति जुगति बिनु निरालंब कीत धावे सब विधि अगम विचार ही ताते सुर सगुन पद गावे। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट पद्यांश है और यह हर साल आता है मेरे प्यार। इस बार भी आने की संभावना बहुत ज्यादा इसकी है, तो इसलिए इसको मैं ले रखा हूं इसमें। और इसमें 3 प्रश्न नीचे हैं। पहला है कि उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए 2 नंबर। चलिए देखते हैं इसका संदर्भ। प्रश्न संख्या दूसरे का क है, तो देखो दूसरे का क का पहला संदर्भ, ठीक है। संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है और यह महाकवि सूरदास जी द्वारा रचित सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है। मतलब कि सूरसागर महाकाव्य से लिया गया है, उनके काव्य खंड में संकलित पद शीर्षक से उद्धृत है। और कौन लिखे हैं इसके, तो महाकवि सूरदास जी लिखे हुए हैं, इसके रचयिता हैं, ठीक है। इतना पॉइंट आप मेंशन करोगे 2 नंबर एग्जामिनर दे देगा आप लोगों को। इसके बाद है कि अगम अगोचर से क्या तात्पर्य, स्पष्ट कीजिए, 2 नंबर इस पे भी मिलने वाला है। तो चलिए इसका उत्तर कैसे हम लोग लिखेंगे, तो इसका है दूसरा का उत्तर कि जिस तरह इंद्रियों के माध्यम से पहुंचा नहीं जा सकता तथा जिसको आंखों द्वारा देखा नहीं जा सकता, अर्थात जो इंद्रियों से परे हैं, उसे आगम अगोचर कहते हैं। लो भाई 2 नंबर यहां से भी आप लोगों को क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। अब बोला है क्या तीसरा कि रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर इस पे भी मिलेगा। मतलब जहां तक अंडरलाइन किया गया है कि अब अविगत गति कछु कहत ना आवे, जे गूंगे मीठे फल को रस अंतर्गत ही भावे। इसका हमें क्या करना पड़ेगा, व्याख्या बताना पड़ेगा ताकि 2 नंबर हमको मिल पाए। तो देखो तीसरे का सबसे पहले तो हेडिंग डालोगे रेखांकित अंश की व्याख्या। इसके बाद लिखोगे कि सूरदास जी कहते हैं कि निर्गुण अथवा निराकार ब्रह्मा की स्थिति का वर्णन नहीं किया जा सकता, वह अवर्णनीय है। निर्गुण ब्रह्मा की उपासना के आनंद का वर्णन कोई व्यक्ति नहीं कर सकता। जिस प्रकार गूंगा व्यक्ति मीठे फल का स्वाद अपने हृदय में ही अनुभव करता है, वह उसका शाब्दिक वर्णन नहीं कर सकता, ठीक है। ये हो गया उसके रेखांकित अंश का व्याख्या। अगर ये नहीं करना चाहते हो क वाला, तो अथवा करके ख वाला इसको भी तैयार कर लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है कि चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था भूतल पानी को, राणा प्रताप सिर काट काट कर करता सफल जवानी को, सेना नायक राणा के भी रण देख देख कर चाह भरे। और उसी के नीचे लिखेगा मेवाड़ सिपाही लड़ते थे दूने तिगुने उत्साह भरे। मेरे प्यारो बच्चों, इस पे आप कम से कम 10 स्टार भी बनाइएगा ना तो कम है, इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इनको आप तैयार करके बस जाइए, देखिए एग्जाम में ये प्रश्न आने वाले हैं। अब देखो इनके नीचे भी 3 ही प्रश्न है। पहला बोला है कि उपयुक्त पद्यांश का आप संदर्भ लिखिए 2 नंबर, ठीक है। तो चलो हम ख वाला का देखते हैं यहाँ पे। तो ख वाला देखिए यहाँ पे, ख का पहला संदर्भ लिखेंगे कि प्रस्तुत कविता हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के काव्य खंड में संकलित महाकवि श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी शीर्षक से अवतरित है। मतलब हल्दी घाटी शीर्षक से लिया गया है और इसके रचयिता कौन है, महाकवि श्याम नारायण पांडे जी हैं। बस इतना पॉइंट मेंशन कीजिए, 2 नंबर आपको मिल जाएगा। इसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, 2 नंबर। तो मैं पीछे दिखाया था ना आप लोगों को, जहां तक अंडरलाइन किया गया था उसी का व्याख्या बताना है। तो देखो व्याख्या कैसे लिखेंगे इसका हम, तो दूसरा रेखांकित अंश की व्याख्या, ये तो हेडिंग हो जाएगी। फिर लिखना यहां से कि उन्होंने अपने घोड़े चेतक पर बैठकर तलवार उठा ली और अपने विरोधियों का संहार करना आरंभ कर दिया। महाराणा प्रताप की सेना और मुगलों की सेना के मध्य भयानक युद्ध चल रहा था। जिस प्रकार भूमि के नीचे पानी में हलचल होने पर उफान उठता है और उस उफान में बहुत कुछ तहस नहस हो जाता है, उसी प्रकार अपने मान सम्मान की रक्षा हेतु महाराणा प्रताप के हृदय में उफान उठ गया था और मेवाड़ के राजकुमार ने मुगलों की सेनाओं के सर धड़ अलग करके अपनी जवानी की सार्थकता को सिद्ध किया था। ये हो गया क्या, उसका रेखांकित अंश का व्याख्या हो गया, ठीक है। यहां तक चीजें क्लियर हैं। इसके बाद है कि उपयुक्त पद्यांश में कौन सा रस है, 2 नंबर। मतलब इस पद्यांश में कौन सा रस का प्रयोग किया गया है, तो इसमें जो है वीर रस का प्रयोग किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे तीनों प्रश्नों का उत्तर हमने बता दिया, 6 नंबर आप लोगों का क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ेंगे प्रश्न संख्या तीसरे की तरफ। देखो प्रश्न संख्या तीसरा क्या है। प्रश्न संख्या तीसरा है कि नीचे दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। अब ये संस्कृत का गद्यांश आ गया। संस्कृत का गद्यांश 5 नंबर के लिए आता है। 3 नंबर तो आता है इसके हिंदी अनुवाद पे और 2 नंबर आता है इसके संदर्भ पे, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। ये वाला तो हमेशा आता है, हर साल आता है, ठीक है। क वाला तो हर साल आता है, इस बार भी आएगा। यहाँ पे लिख देता हूँ 2027 में भी ये आने वाला है, ठीक है। विश्वास से अस्त्रस्ता ईश्वर वाला यहां से लेके यहां तक है। इसका 2 ही पॉइंट लिखना होता है, ठीक है। एक संदर्भ
2 नंबर के लिए और 3 नंबर के लिए हिंदी अनुवाद। तो पहले इसका संदर्भ देखेंगे, फिर इसका हिंदी अनुवाद देखेंगे। तो चलो देखो, तीसरे का क, सबसे पहले हम संदर्भ देखेंगे कि प्रस्तुत संस्कृत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड में संकलित भारतीय संस्कृति पाठ से उद्धृत है। मतलब कि भारतीय संस्कृति चैप्टर से लिया गया है, संस्कृत खंड में संकलित। ठीक है, मतलब संस्कृत खंड के भारतीय संस्कृति पाठ से लिया गया है। अब इसका हिंदी अनुवाद देख लो, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिलता है कि ब्रह्मांड की रचना करने वाला एक ही ईश्वर है। यह भारतीय संस्कृति का मूल है। विभिन्न धर्मों के लोग एक ही ईश्वर की अलग अलग नामों से पूजा करते हैं। अग्नि, इंद्र, कृष्ण, करीम, राम, रहीम, जिन, बुद्ध, क्राइस्ट, अल्लाह आदि सब एक ही परमात्मा के नाम हैं। उन्हें लोग गुरु भी मानते हैं। ठीक है, बस हो गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके नीचे ख वाला दिया गया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। इसका भी 2 ही पॉइंट लिखना होता है, इसका संदर्भ और हिंदी में अनुवाद लिखिए। आपको कितना नंबर मिल जाएगा? आपको मिल जाएगा यहाँ पे 5 नंबर। ठीक है, तो देखो अथवा वाला, ठीक है, अथवा वाला का सोल्यूशन देखो, ये जो नीचे दिया गया है, आम राष्ट्रद्रोह यवन राज वाला। ठीक है, तो इसका हम देखेंगे संदर्भ और हिंदी अनुवाद। तो संदर्भ इसका पहले नोट करो कि प्रस्तुत नाट्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के वीरा वीरेन पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। ठीक है, मतलब कि संस्कृत खंड के ही चैप्टर से, कौन, वीरा वीरेन पूजिते नामक पाठ से लिया गया है। अगर हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो इसका हिंदी अनुवाद क्या हो जाएगा कि हाँ राजद्रोह यवन राज, यह भारत राष्ट्र एक है, यहाँ अनेक राज्य हैं और बहुत से शासक हैं। तुम मैत्री संधि से उन्हें विभाजित करके भारत को जीतना चाहते हो और आरंभिक इसका प्रत्यक्ष जो है वो प्रमाण है। इसका हिंदी अनुवाद होगा। अब मैं आपको सिंपल एक बात बताता हूं, इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए सिंपल में, तो आप चले जाइए प्ले स्टोर पे, प्ले स्टोर पे जाके सर्च कीजिए सम्राट एकेडमी क्लास 10th। क्या डालेंगे? सम्राट एकेडमी क्लास 10th, यह वाला लोगो आएगा और इसी लोगो पे क्लिक करके मेरे एप्लीकेशन सम्राट एकेडमी को आप क्या करिए, इंस्टॉल कीजिए। और इंस्टॉल करने के बाद 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, ये सब कुछ मिल जाएगा। ये जो पढ़ा रहा हूँ ये भी पेपर वहाँ पे उपलब्ध है, इसका पूरा सोल्यूशन सहित आपको बस डाउनलोड करके पढ़ना है। तो आप सर्च क्या करोगे, सम्राट एकेडमी क्लास 10th सर्च करोगे तभी ये वाला लोगो हमारा आएगा। कोई दूसरा लोगो रहेगा तो उसको आप इंस्टॉल मत कीजिएगा, यही वाला लोगो रहेगा, इसको देख लो ध्यान से। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं आप प्रश्न संख्या 4 की तरफ। प्रश्न संख्या 4 क्या है? बोला है कि निम्नलिखित संस्कृत पद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। ठीक है, अब ये 5 नंबर के लिए आ गया क्या, पद्यांश। अभी हमने ऊपर क्या देखा था, गद्यांश संस्कृत का, अब ये संस्कृत का पद्यांश आ गया। सेम वही प्रोसेस है, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, 2 नंबर संदर्भ पे। इसमें भी 2 दिया है, एक आपका क वाला नहीं कर पाओगे तो अथवा करके ख वाला दिया गया है, और दोनों ही इंपॉर्टेंट है। इस बार लिख भी देता हूं कि ये दोनों 2027 में आने वाले हैं, इसको फिक्स आप मान लो। यहाँ मैं लिख देता हूँ कि फिक्स है, 2027 में 100% आएंगे, नीर क्षीर विवेके वाला। ठीक है, और एक और मैं दिखाता हूँ, दोनों में से कोई एक करना होता है। तो पहले इसका हम संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद देखते हैं, प्रश्न संख्या 4 का। तो प्रश्न संख्या 4 का क, संदर्भ। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड अनुयोक्ति विलास से लिया गया है, मतलब अनुयोक्ति विलास चैप्टर से लिया गया है। ठीक है, अब इसका हिंदी अनुवाद देख लो, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे मिल जाएगा कि हे हंस, यदि तुम ही दूध और पानी को अलग करने में आलस करोगे तो अब इस संसार में अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। अर्थात यदि विवेकशील लोग ही अपने कर्तव्य पालन में आलस करेंगे तो फिर अपने कुल धर्म का पालन कौन करेगा। ठीक है, लो भाई, 2 नंबर संदर्भ पे, 3 नंबर हिंदी अनुवाद पे, काम बन गया। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो अथवा करके एक और दिया, उसको मैं बताता हूं आप लोगों को। ये आपका ख वाला कि बंधम मरणम वापी जयो वापी पराजया उभयत्र सम वीर वीर भाव ही वीरता, इसको तो मैं अभी मैं कह देता हूं कि यह फिक्स है। अभी मैं बोल देता हूं कि यह फिक्स है, और यहां से 5 नंबर आप लोगों का बिल्कुल क्लियर है, इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना, 100% आएगा। ठीक है, इसका आपको क्या करना है, संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है ना। देखो अथवा वाला, इसका सोल्यूशन अच्छे से नोट कर लो क्योंकि ये आने वाला है। तो यह हो गया संदर्भ, यह हो गया इसका हिंदी अनुवाद। संदर्भ में लिखेंगे कि प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के संस्कृत खंड वीर वीरेन पूजिते नामक पाठ से उद्धृत है, मतलब वीर वीरेन पूजिते नामक चैप्टर से लिया गया है। हिंदी अनुवाद की अगर हम बात करें तो लिखेंगे कि बंधम हो अथवा मरण हो, जीत हो या हार हो, दोनों ही अवस्थाओं में वीर समान रहता है, और वीर भाव को ही हम लोग क्या कहते हैं, वीरता कहते हैं। यहां से 5 नंबर तो आप लोगों का क्या हो गया, बिल्कुल फिक्स हो गया। अब आ गया प्रश्न संख्या 5वां। प्रश्न संख्या 5वां भी फिक्स ही होता है,
यह लगभग फिक्स ही होता है, लगभग क्या पूरा फिक्स होता है, क्योंकि बोलता है कि अपने पठित खंड काव्य के आधार पर दिए गए प्रश्नों में से किसी एक खंड के किसी एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। खंड काव्य तो मेरे पास जो फिक्स ही होता है, क्योंकि ये जिला वाइज आता है। आपको पहले ही मालूम चल जाता है कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, बस उन्हीं को याद करना होता है और वही लिखना होता है। कोई दूसरा लिखोगे तो 1 नंबर एग्जामिनर नहीं देगा, 3 का 3 नंबर कट कैंसिल हो गया आप लोगों का। तो सबसे पहली बात कि अपने पता करो कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है। नहीं मालूम है कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई देकर बता दूंगा कि आपके जिले में कौन सा खंड काव्य पूछा जाता है, किनको याद करके आप जाओगे। खंड काव्य तो बहुत सारे आएंगे, यहाँ देखो मुक्ति दूत, ज्योति जवाहर, मेवाड़ मुकुट, आगे बढ़ो अग्र पूजा, जैव सुभाष, इसके बाद देखो मातृभूमि, इसके बाद देखो कर्ण, कर्ण के बाद करमवीर, बहुत हैं, लेकिन आपको वही करना है जो आपके डिस्ट्रिक्ट में पूछा जाता है। देखो एक इधर और भी दिया है तुमुल, ठीक है, तो मतलब बहुत सारे हैं, बस अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम मेंशन कर देना कमेंट में, मैं बता दूंगा आप लोगों को। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 आ गया कि 6 का वो भी क वाला, कि निम्नलिखित लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब ये लेखक का जीवन परिचय आ गया, कितने नंबर के लिए? 5 नंबर के लिए। 3 नंबर तो जीवन परिचय पे मिलता है और 2 नंबर इनके रचनाओं पे मिलता है, टोटल 5 नंबर मिल जाता है। अधिकतम शब्द सीमा 80 शब्द होना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे 4 दिए गए हैं, जयशंकर प्रसाद, भगवत शरण उपाध्याय जी, रामधारी सिंह दिनकर और जयप्रकाश भारती। इन चारों में से कोई एक का ही आप लोगों को जीवन परिचय करना होता है, लेकिन मैं कहूंगा कि इन चारों को एक बार अच्छे से पढ़ लेना आप लोग। फिर भी मैं जयशंकर प्रसाद को बता देता हूं, ये लगातार कई वर्षों से आ रहे हैं। जयशंकर प्रसाद को तो फिक्स रहता है, हर साल आता है, ठीक है, तो याद कर लो यही। जयशंकर प्रसाद का जीवन परिचय, जीवन परिचय लिखोगे कि जयशंकर प्रसाद का जो जन्म हुआ था वो सन 1889 ईस्वी में काशी के प्रसिद्ध सुगनी साहू परिवार में हुआ था। इनके पिता का नाम था क्या? बाबू देवी प्रसाद, और इनके पिता काशी के प्रतिष्ठित धनी व्यक्ति थे, ठीक है। इसके बाद लिखोगे इनकी प्रारंभिक शिक्षा घर पर ही हुई। स्वाध्याय से इन्होंने अंग्रेजी, संस्कृत, उर्दू भाषा का मतलब भाषा को सीख लिया, मतलब स्वयं से ही उन्होंने पढ़ाई किया, और इसके साथ ही उन्होंने वेद, पुराण, दर्शन तथा इतिहास का गहन अध्ययन किया। कुछ समय पश्चात माता पिता तथा बड़े भाई की मृत्यु हो जाने पर उन्होंने परिवार और व्यवसाय संभालने की जिम्मेदारी अपने ऊपर ले ली, और उन्होंने व्यवसाय संभाला ही था कि एक के बाद एक इनके भाभी और पत्नी की मृत्यु हो जाने से इनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा, और इन सभी घटनाओं से प्रसाद जी का शरीर जो है चिंताओं से जर्जर होने लगा और वे क्षय रोग से ग्रसित हो गए, और 14 नवंबर 1937 ईस्वी को 48 वर्ष की अल्प आयु में ही संसार को अलविदा कह गए, ठीक है। रचनाएं की अगर हम बात करें, रचनाएं पे 2 नंबर मिलता है, याद रखना। तो कंकाल, तितली, इरावती इनकी महत्वपूर्ण रचनाएं, तो 2 नंबर तो सिर्फ रचना पे मिलता है, और इतना बड़ा लिखोगे तो 3 नंबर इसमें मिलता है। तो रचनाएं समझ लो कितना महत्वपूर्ण है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे देखते हैं अब इसका ख वाला, ठीक है। ख वाला है कि निम्नलिखित कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनके एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। अब एक कवि का जीवन परिचय आ गया, अधिकतम शब्द सीमा कितना है? 80 शब्द में, 5 नंबर के लिए। 3 नंबर तो वही आपका जीवन परिचय पे, 2 नंबर रचना पे। मैं कहा हूं ना कि आपको नोट करने की कोई जरूरत नहीं है। आपको जब मैं पीडीएफ दे रहा हूं पूरा 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर सब कुछ मिल रहा है विद सोल्यूशन, तो आप चले जाइए प्ले स्टोर पे, डालिए सम्राट एकेडमी क्लास 10th, जैसे ये वाला लोगो आएगा इंस्टॉल करके अपने मोबाइल नंबर से रजिस्टर कर लीजिए और वहां से डाउनलोड कर लीजिए, ठीक है। तो देखो बोला है कि कवियों में से किसी एक कवि का लिखना है ना, जैसे तुलसीदास, बिहारी लाल, महादेवी वर्मा, अशोक वाजपेयी, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है, चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। एक आपका महादेवी वर्मा, एक तुलसीदास, ये दोनों कई वर्षों से लगातार आ रहे हैं, इस बार भी आएंगे, तुलसीदास जी का, महादेवी वर्मा का। फिर भी मैं तुलसीदास का बता देता हूं, एक सलूशन आप लोगों को करा ही देता हूं तुलसीदास का, जो कि हर साल आता है। तो तुलसीदास का जीवन परिचय कैसे लिखोगे? लिखोगे कि तुलसीदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1532 ईस्वी में बांदा जिले के राजापुर ग्राम में हुआ था। कुछ विद्वान इनका जो जन्म है वो एटा जिले के सोरो ग्राम में मानते हैं, ठीक है। तुलसीदास सरयू प्राणी ब्राह्मण थे। इनके पिता आत्माराम दुबे और माता हुलसी ने अमुक्त मूल नक्षत्र में उत्पन्न होने के कारण, ठीक है, उत्पन्न मतलब यहाँ पे लिख लेना पैदा होने के कारण, कि अमुक्त मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण इन्हें त्याग दिया, और इनका बचपन अनेकानेक आपदाओं के बीच व्यतीत हुआ। सौभाग्य से इन्हें बाबा नरहरिदास का वरदहस्त प्राप्त हुआ, और इनकी कृपया से इन्हें शास्त्रों का अध्ययन, अनुशीलन का अवसर प्राप्त हुआ, और तुलसीदास का जो विवाह हुआ था सुंदर और विदुषी कन्या किससे? रत्नावली के साथ हुआ था इनका विवाह। इसके बाद आगे लिखिएगा, ठीक है, रचनाएं में लिखिएगा रामचरितमानस, विनय पत्रिका, कवितावली, गीतावली, दोहावली इनकी क्या है? महत्वपूर्ण रचनाएं हैं।
इसके बाद देखिए आ गया प्रश्न संख्या 7वां। प्रश्न संख्या 7वां है कि अपनी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड के पाठ्य वस्तु से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में न आया हो। देखिए 2 नंबर का श्लोक है, ठीक है, और वही श्लोक लिखना जो इस पेपर में न आया हो। तो मैं एक श्लोक बता देता हूं, बहुत सिंपल है। देखो, सर्वे भवन्तु सुखिनम सर्वे सन्तु निराम्या सर्वे भद्राणु पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्। बहुत ही ज्यादा सिंपल है, इससे सिंपल आप लोगों को कोई श्लोक नहीं मिलने वाला, ठीक है, और इस पेपर में आया भी नहीं है। इसके बाद आ गया प्रश्न संख्या 8वां। बोला है कि नगर में बढ़ती भीड़ भाड़ के कारण परिवहन की जटिल समस्या को हल करने के लिए सड़कों को और अधिक चौड़ा किए जाने की आवश्यकता पर बल देते हुए अपने जिले के जिलाधिकारी महोदय को पत्र आप लिखिए। कितना नंबर मिलेगा? 4 नंबर। अगर ये नहीं करना चाहते हो तो 8वां करके एक और प्रश्न नीचे दिया है कि अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र लिखिए। ये भी 4 नंबर के लिए ही है। दोनों में से कोई एक करोगे 4 नंबर मिल जाएगा, दोनों ही इंपॉर्टेंट है। तो मैं ऊपर वाला को आप लोगों को होमवर्क दे देता हूं और नीचे वाला को मैं बता देता हूं कि अपने विद्यालय में खेल का सामान मंगवाने के लिए प्रधानाचार्य को पत्र आप कैसे लिखोगे। देखो अथवा वाला, 8वां का अथवा है ना, सबसे पहले तो आप लिखोगे सेवा में, कामा लगाकर लिखोगे प्रधानाचार्य महोदय, फिर कामा लिख के अपने विद्यालय का नाम राजकीय उत्तर माध्यमिक विद्यालय लखनऊ, ठीक है, अपने विद्यालय का नाम लिखोगे। फिर विषय में लिखोगे कि खेल का सामान मंगवाने हेतु प्रार्थना पत्र, फिर लिखोगे महोदय, फिर कामा लगा के नीचे लिखोगे कि सविनय निवेदन है कि हमारे विद्यालय में खेल का सामान पर्याप्त मात्रा में नहीं है, इससे विद्यार्थियों को खेलों के अभ्यास करने में कठिनाइयां होती है, अतः विद्यालय में क्रिकेट, बैट, गेट, ठीक है, गेंद, फुटबॉल, वॉलीबॉल और बैडमिंटन आदि आवश्यकता खेल सामग्री मंगवाने की कृपया करें। फिर लिखोगे कि इससे विद्यार्थियों को खेलों में आगे बढ़ने का अवसर मिलेगा और उनका शारीरिक विकास भी होगा, अतः आपसे निवेदन है कि शीघ्र ही खेल का सामान मंगवाने की कृपा करें। धन्यवाद। भवदी में एक विद्यार्थी कक्षा 10 और दिनांक यहाँ पे अपना मेंशन कर दीजिएगा। लो भाई, हो गया ये आप लोगों का पत्र लेखन, ठीक है, चीजें क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न देखो, प्रश्न संख्या 9। क्या बोला है कि निम्नलिखित में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। अब यह 2 नंबर मिलेगा। आपके पास 4 प्रश्न है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। इन चारों प्रश्नों में से किन्हीं 2 ही प्रश्नों का उत्तर देना, लेकिन मैं चारों बताऊंगा क्योंकि चारों के चारों इंपॉर्टेंट है। तो लो भाई, ये हो गया पहले वाला, और ये हो गया आपका दूसरे वाला, और ये हो गया आपका तीसरे वाला, और ये हो गया आप लोगों का चौथे वाला। तो 4 हमने बता दिया, नोट कर लो, चारों के चारों हमने बता दिया। ये पहले का हो गया, ये दूसरे का हो गया, ये तीसरे का हो गया, ये चौथे का हो गया, ठीक है। आप लोगों को पीडीएफ, जब इसको पूरा का पूरा पीडीएफ मिल रहा है तो आप जाकर डाउनलोड करो। 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गेस्ट पेपर, क्या चाहिए आपको, सब उपलब्ध है मेरे सम्राट एकेडमी एप्लीकेशन पे। लेकिन सर्च करने पे वही आएगा आपका, सम्राट एकेडमी क्लास 10th सर्च करोगे ना तभी आएगा। तो सम्राट एकेडमी क्लास 10th सर्च करके ये वाला लोगो पे क्लिक करके इंस्टॉल करके डाउनलोड कर लो, ठीक है। अब देखो प्रश्न संख्या 9 समाप्त हो गया। अब आ गया प्रश्न संख्या 10वां और इस पेपर का लास्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। 7 नंबर का तो निबंध ही पूछा जाता है। अधिकतम शब्द सीमा 200 शब्द में कम से कम होना चाहिए। तो 5 यहाँ पे निबंध है। पहला है सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा, वृक्ष धरा का भूषण है, बेरोजगारी समस्या और समाधान, विज्ञापन और हमारा जीवन, मेरा प्रिय साहित्यकार। इन 5 में से कोई एक विषय पर ही आप लोगों को निबंध लिखना है। तो मैं बता देता हूं बेरोजगारी के समस्या और समाधान पे, ताकि 7 नंबर आपको मिल जाए। तो देखो 10वां का बेरोजगारी की समस्या तथा समाधान पे पहली हेडिंग तो प्रस्तावना होता है, वो फिक्स होता है। किसी भी निबंध लिखेंगे ना तो पहले हेडिंग प्रस्तावना होना ही चाहिए। इसमें लिखोगे कि बेरोजगारी हमारे देश की एक बड़ी सामाजिक और आर्थिक समस्या है। जब कोई व्यक्ति काम करने योग्य और इच्छुक होने के बाद भी अपनी योग्यता के अनुसार काम नहीं कर पाता तो उसे बेरोजगारी कहते हैं, ठीक है। दूसरा हेडिंग डालोगे बेरोजगारी के कारण क्या है। तो इसमें लिखोगे कि भारत में बेरोजगारी के कई कारण हैं। देश की बढ़ती जनसंख्या, रोजगार के अवसरों की कमी, शिक्षा में व्यापारिक ज्ञान का अभाव और उद्योगों का पर्याप्त विकास न होना इसके प्रमुख कारण हैं। गांव में कृषि पर अधिक निर्भरता भी बेरोजगारी का एक क्या है, कारण है। बेरोजगारी से होने वाली हानि, ठीक है, लिखेंगे बेरोजगारी के कारण व्यक्ति आर्थिक रूप से कमजोर हो जाता है। इससे गरीबी, अपराध, तनाव और असंतोष बढ़ सकता है। बेरोजगार युवाओं में निराशा पैदा होती है और देश की कार्य शक्ति का सही उपयोग नहीं हो पाता। देखो मैं बहुत ही ज्यादा सिंपल वर्ड में लिखा हूं। देखो किताबी भाषा का प्रयोग मत करना। जब भी निबंध लिख रहे हो ना तो जो आपके दिमाग में चल रहा है वही चीज प्रेजेंटेशन करो। किताबी भाषा का प्रयोग आप लोगों को नहीं करना है, ठीक है। चौथा है बेरोजगारी का समाधान।
तो लिखोगे बेरोजगारी दूर करने के लिए नए उद्योग और रोजगार के अवसर बढ़ाने चाहिए। युवाओं को शिक्षा के साथ साथ व्यावसायिक और तकनीकी प्रशिक्षण देना चाहिए। लघु एवं कुटीर उद्योग को बढ़ावा देना चाहिए। गांवों में रोजगार के साधन विकसित किए जाने चाहिए तथा स्वरोजगार के लिए युवाओं को उचित सहायता से प्रशिक्षण देना चाहिए। पांचवा हम लिखेंगे सरकार की इसमें क्या भूमिका है। लिखेंगे सरकार को ऐसी योजनाएं बनानी चाहिए जिनसे युवाओं को रोजगार और स्वरोजगार के अवसर मिले। शिक्षा को रोजगार से जोड़ना तथा उद्योगों और छोटे प्रयासों को प्रोत्साहन देना भी क्या है, एक आवश्यक है। इसके बाद है नागरिकों की भूमिका। लिखेंगे कि युवाओं को केवल सरकारी नौकरी पर निर्भर न रहकर अपनी योग्यता के अनुसार अन्य क्षेत्रों में भी अवसर तलाशने चाहिए। उन्हें कौशल सीखकर अपना व्यवसाय शुरू करने के लिए भी आगे आना चाहिए। सातवां हो गया आप लोगों का उपसंहार। इसमें लिखेंगे कि बेरोजगारी देश के विकास में बड़ी बाधा है। सरकार, समाज और युवाओं के संयुक्त प्रयास से इस समस्याओं को कम किया जा सकता है। यदि युवाओं को सही शिक्षा, कौशल और रोजगार के अवसर मिले तो भारत का विकास और अधिक तेजी से हो सकता है। देखो जो मेरे दिमाग में चला तो वही मैं प्रेजेंटेशन यहाँ पे कर दिया और आपके पूरे के पूरे 7 में 7 नंबर मिलेंगे। अब इस तरह यह मॉडल पेपर हो गया पूरा का पूरा समाप्त। तो ठीक है, इस तरह का मॉडल पेपर पूरा का पूरा आप डाउनलोड कर सकते हो। 5 वर्षों का प्रीवियस ईयर पेपर, मॉडल पेपर, गेस पेपर। सिंपल वही काम करना है, सम्राट एकेडमी सर्च करना, प्ले स्टोर पर जाकर इंस्टॉल कर लेना है। वीडियो अगर पसंद है तो वीडियो को जरूर से जरूर लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। मिलेंगे एक प्यारे से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।